तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2015 में रिलीज की गई एक असमीज डिल्यूजनल फैंटेसी थ्रिलर हॉरर मूवी को, जिसका नाम है कोथानोदी, जिसका मतलब ये होता है कि द रिवर ऑफ स्टोरी। और इस मूवी को 63rd फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि भास्कर हजारिका हैं, जिन्होंने आमिस यानी कि रेवनिंग जैसी दिल दहला देने वाली मूवी को डायरेक्ट किया था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख देना। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी हाई होती है। यहाँ पर 4 अलग अलग स्टोरीज हैं जो कि एक हॉरर एंथोलॉजी के रूप में है और आपस में ये काफी अच्छे से कनेक्ट भी होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमको काफी सारे सबक भी सीखने को मिलेंगे। अब देखो, ये चारों की चारों कहानियां जो है ना, वैसे तो ये इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ने इसको काफी अच्छे से आपस में जोड़ दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक भयानक जंगल से, जहां पर एक आदमी अपने हाथ में कोई सामान के साथ जमीन की खुदाई कर रहा होता है। अब थोड़ी देर में हम देख पाते हैं कि वो कोई सामान नहीं बल्कि वहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और वो आदमी उस बच्चे को उठाकर उस जमीन में ही गाड़ देता है और मार डालता है। अगली सुबह होते ही हम केतकी नाम की एक सुहागन औरत को देखते हैं, जो कि किसी और गाँव से आई थी। मतलब ये गाँव उसके लिए एकदम नया था। पर हैरानी की बात ये थी कि उसके साथ साथ एक फल भी उसके पीछे आ रहा था। मतलब कि वो जहाँ कहीं भी जाती, कुछ भी करती, वो फल एक साये की तरह उसको फॉलो करता था। अब ये सब देखकर गांव के कुछ बच्चे उसको डायन कहकर चिढ़ाया करते। केतकी और इस फल का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको 1 मिनट के अंदर ही 2 अलग कहानियां बता दी हैं। तो ये एक हॉरर एंथोलॉजी है जिसके अंदर टोटल 4 अलग अलग कहानियां हैं, जो कि अंत में आकर एक साथ जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ से शुरू होती है तीसरी कहानी। यानी कि पहले मैं आपको सारी कहानियों का एक इंट्रो दे रहा हूँ। तीसरी कहानी के अंदर हम तेजी मोला नाम की एक 15 साल की लड़की को देख पाते हैं, जिसके पिता देवीनाथ एक बिजनेसमैन हैं और काम के सिलसिले में काफी ट्रेवल करते रहते हैं। और वो अपनी बीवी और बेटी को अलविदा कहकर चले जाते हैं। देवीनाथ को जाता हुआ देख तेजी मोला को भी गांव से निकलकर दुनिया देखने की इच्छा है। अब उसका इतना ही कहना था कि तभी उसकी माँ उसे एक जोरों का थप्पड़ लगा देती है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि उसकी माँ स्नेही दरअसल देवीनाथ की दूसरी पत्नी है और वो सौतेली माँ वाला एंगल है और वो तेजी मोला को एक आंख भी देख नहीं पाती। और इसके बारे में गहराई से हम तब जान पाते हैं जब तेजी मोला अपनी सौतेली माँ से उसकी फ्रेंड के साथ खेलने की परमिशन मांगती है। स्नेही तेजी मोला को बुरी तरह से मारते हुए घर के अंदर घसीटते हुए दिखाई जाती है, यानी कि वो उसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। खैर, अब हमको हमारी चौथी कहानी के कैरेक्टर से मिलाया जाता है, जिनका नाम जगन्नाथ महाजन है, जो कि गाँव के एक बहुत ही अमीर इंसान है। वो अब कुछ लोगों के साथ गाँव की चौखट पर किसी का इंतजार कर रहे थे और वो लोग जंगल में जाकर कुछ पालकी में लेकर आते हैं, जिसको जगन्नाथ अपने घर पर ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर हम जगन्नाथ की बीवी धौनेश्वरी को भी देख पाते हैं। धौनेश्वरी असल में गांव के एक शिकारी से कुछ बत्तख खरीदते हुए दिखाई जाती है, लेकिन इसी दौरान उसे अपने पति की वापसी की न्यूज मिलती है और हम देख पाते हैं कि वो पूजा की थाली लेकर उस लाए हुए सामान की आरती उतारती है। जहाँ इसी बीच हम बॉन लतिका को खिड़की से झांकता हुआ देख पाते हैं, जो कि जगन्नाथ और धौनेश्वरी की बेटी है और इसकी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है। खैर, अब हमको तेजी मोला को दिखाया जाता है, जो कि दिन में हुई पिटाई के चलते दर्द के मारे सो नहीं पाती। और दूसरी तरफ हम स्नेही को देखते हैं, जो कि गांव के बाहर एक तालाब की तरफ जा रही थी और एक बोट की मदद से वो अपने आप दूसरी तरफ पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या, वहां पर एक दानव जैसा जीव स्नेही का इंतजार कर रहा था और दोनों एक दूसरे से देवीनाथ के बारे में बात करते हैं। स्नेही उस दानव को बताती है कि उसका पति कई दिनों तक वापस नहीं आने वाला, मगर वो अपनी बेटी को स्नेही के पास छोड़कर चला गया है। और यहाँ पर होता है दानव और स्नेही के बीच में एक इंटीमेसी वाला सीन। अब हम केतकी वाली कहानी को देखते हैं, जहां पर केतकी रात का खाना खा रही थी और खाने से ज्यादा उसका ध्यान उस फल पर था और वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो फल हमेशा उसका पीछा क्यों करता है। वो चुपचाप उस फल को टोकरी में डालकर सोने चली जाती है। आगे हम देखते हैं धौनेश्वरी को, जो कि बत्तखों के साथ उस कमरे में जाती है जहां पर सुबह लाए गए उस सामान को लाकर रखा गया था। एंड टू आवर सरप्राइज वो सामान कुछ और नहीं बल्कि एक जंगली अजगर था, यानी कि एक सांप था। और धौनेश्वरी ने अपने लालच के चलते
जिंदा उसको पकड़वाया था, जहां पर हमको पता चलता है कि बॉन लतिका की शादी किसी लड़के से नहीं बल्कि इसी अजगर से होने वाली थी। जी हाँ, व्हाट अ मैच, मतलब सांप से ही शादी करा दो। पेड़ से शादी सुना था, यहाँ पर तो सांप से भी हो रही है। खैर चलो, अब अजगर को वो खाना खिला देती है, यानी कि उन्हीं बत्तखों को, और धोनेश्वरी वहां से निकल जाती है। तो उसकी नजर रूपेश्वरी और उसकी बेटी चंपावती पर पड़ती है, जो कि सब कुछ जानती थी और बॉन लतिका के ऊपर इस अत्याचार से बिल्कुल नाखुश थी। अब इन दोनों का धोनेश्वरी से क्या रिश्ता है, ये हमको आगे जानने को मिलेगा। खैर धोनेश्वरी को एज इट इज ये माँ बेटी पसंद नहीं थी, तो वो जगन्नाथ से मांग करती है कि जिस दिन बॉन लतिका की शादी हो उस दिन दोनों माँ बेटी यानी कि रूपेश्वरी और चंपावती इस गांव में ना रहें। जगन्नाथ एज यूजुअल यहाँ पर जोरू का गुलाम होता है और वो इस चीज के लिए मान जाता है। आगे हम फिर से उसी शख्स को देखते हैं जिसने मूवी की स्टार्टिंग में एक बच्चे को दफना दिया था और वो अपने साथ एक और बच्चे को लेकर आया था और उसको भी वो दफना देता है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कहानी का सस्पेंस काफी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बाकी कहानियां एटलीस्ट स्टार्ट और इंटेंशनल लेवल तक पहुंच चुकी हैं। क्योंकि बाकी कहानियां यहाँ पर हमको थोड़ी बहुत समझ में आ रही हैं कि वहां पर क्या है, लेकिन इस कहानी के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर अब स्नेही एज यूजुअल तेजी मोला को नींद से उठाते हुए उसे गेहूं पीसने को बोलती है, जहां पर पिसाई के दौरान तेजी मोला हिम्मत करके अपनी माँ से पूछ ही लेती है कि आखिर क्यों वो उससे इतनी नफरत करती हैं। अब उसी वक्त स्नेही गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तेजी मोला को बताती है कि उसने देवीनाथ से शादी इसलिए की थी कि वो राज करे, ना कि वो तेजी मोला की बेबी सीटर बने। मतलब उसको यहाँ पर घर के काम करना और ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसको ऐसा लगता था कि अपने घर का काम करना मतलब नौकरानी वाला काम होता है और ऐसे लोगों की सोच पर धिक्कार होता है। अपने काम करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अब इन सब के दौरान स्नेही की नजर एक दीवार पर रेंगते हुए कीड़े के ऊपर पड़ जाती है, जो कि तेजी मोला के मुंह के अंदर वो डाल देती है। बहुत ही पागल औरत है ये। तेजी मोला पानी से अपना मुंह धोना चाहती थी, लेकिन वो भी स्नेही से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पानी का मटका ही तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर हम केतकी को देख पाते हैं, जो कि पेशे से एक वीवर है, जो कि कपड़े सीती है और उसका काम भी गांव के अंदर बहुत ही ज्यादा मशहूर था। एंड एक और चीज की ये सारी कहानियां एक ही गांव के अंदर घटित हो रही हैं, तो यहाँ पर आप लिंक थोड़ा थोड़ा समझ जाना। अब तभी केतकी से मिलने एक बिजनेसमैन आता है और आगे हमको ये पता चलता है कि ये बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि देवीनाथ है, जो कि उसके पास बिजनेस का प्रपोजल लेकर आया था। और ये चीज मुझे इतनी पसंद आई है, मतलब जिस तरीके से यहाँ पर कहानियों को जोड़ा गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर अगर देवीनाथ की नजर उस फल पे आकर टिक जाती है और वापसी के दौरान देवीनाथ उसके साथी से उस घटना के बारे में पूछता है, तो वो साथी ये बताता है कि जब से केतकी इस गांव में आई है वो फल उसी के साथ रहता है। सुनने में तो ये भी आया है कि उस फल को केतकी ने ही जन्म दिया था और इसके चलते उसके पति ने उसको डायन समझकर छोड़ दिया। जिसके बाद में हम फिर से जगन्नाथ को रूपेश्वरी और चंपावती को बॉन लतिका की शादी के दौरान गांव में ना रहने के लिए बोलता है। रूपेश्वरी जगन्नाथ को धोनेश्वरी का चमचा बताकर उस पर गुस्सा करती है। दरअसल रूपेश्वरी जगन्नाथ की पहली पत्नी और चंपावती उन दोनों की पहली बेटी होती है, जिसकी शादी भी इन दोनों ने एक अजगर से करवा दी थी। लेकिन फर्क इतना था कि वो अजगर कोई रैंडम जंगल से नहीं लाया गया था, बल्कि खुद ही सामने आ गया था और उसने ही शादी की मांग करी थी। शादी होने के बाद में वो अजगर खुद ही चंपावती और रूपेश्वरी को बहुत सारे गहने देकर गायब हो जाता है और यही रीजन है कि जगन्नाथ इतना अमीर आदमी बन गया था। अब अमीर होने के बाद में जगन्नाथ के अंदर अकड़ आ गई थी, जिसके बाद में उसने धोनेश्वरी से शादी कर ली, यानी कि नई शादी कर ली थी। और इसी लालच के चलते धोनेश्वरी भी जंगल से अजगर लेकर आई थी ताकि अपनी बेटी की शादी उससे करवा पाए। लेकिन धोनेश्वरी को ये कौन समझाएगा कि सारे इंसान और जानवर सेम नहीं होते, माइट भी वो अजगर मैजिकल होगा। अब इसी बीच हमें केतकी को दिखाया जाता है, जो कि कपड़ों की डिलीवरी के लिए देवीनाथ के बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर उसका साथी केतकी को उस कपड़ों के लिए डबल कीमत देता है। लेकिन केतकी वो पैसे नहीं लेना चाहती थी, तो वो देवीनाथ को ढूंढकर एक्स्ट्रा पैसे वापस करने का मन बना लेती है। अब आगे हमको दिखाया जाता है कि धोनेश्वरी की नौकरानी तेजी मोला के यहाँ बॉन लतिका की शादी की खबर पहुंचाने आती है, क्योंकि तेजी मोला और बॉन लतिका दोनों अच्छी दोस्त हैं। आप देख रहे हो कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये सारी कहानियां आपस में कनेक्ट हो रही हैं। अब फिर से तेजी मोला अपनी माँ से शादी में जाने की परमिशन लेने जाती है, लेकिन एज यूजुअल स्नेही उसको घर के अंदर ले जाकर उसकी बहुत पिटाई करती है। और आगे हम देख पाते हैं कि केतकी देवीनाथ को ढूंढ लेती है। देवीनाथ उसको बताता है कि उसने केतकी के लिए एक्स्ट्रा पैसे उसके फल के बारे में जानने के लिए दिए थे। अब केतकी पहले तो काफी अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन फिर देवीनाथ उसको बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और उसने ऐसे बहुत से अजीबोगरीब इवेंट्स अपनी लाइफ में देखे हैं और अपनी ट्रैवल के दौरान भी उसने नोटिस किया है। वो कहता है कि एक औरत ने एक बिल्ली को जन्म दिया था और एक परिंदे ने एक लड़की को जन्म दिया था, वगैरह वगैरह। अब सब कुछ सुनकर केतकी देवीनाथ को सच बता देती है कि उसने सच में इस फल को जन्म दिया था और उसके हस्बैंड ने दोनों को घर से निकाल दिया। वो
फल केतकी को हमेशा एक बच्चे जैसे फॉलो करता है और देवीनाथ को लगता है कि इस फल के अंदर शायद उसका बच्चा होगा और उसके सोने के बाद ही वो बाहर निकलता हो। लेकिन केतकी इस बात को नहीं मानती, पर देवीनाथ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उस फल को एक टोकरी में डालकर उसके आसपास आटे की एक लाइन को खींच देता है ताकि उस बच्चे के फुटप्रिंट्स उनको मिल पाएंगे, क्योंकि अगर वाकई में उस फल के अंदर बच्चा होगा तो उनको पता चल जाएगा। अब हम तेजीमोला को देखते हैं, जिसके सुबह से काम करने के बावजूद स्नेही खाना तक उसको नहीं देती और अपने उस दानव से मिलने चली जाती है। दानव स्नेही को तेजीमोला से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का प्लान बताता है। अब हमें फिर से उसी कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जो कि अपने तीसरे बच्चे को दफनाने आया था और फाइनली हमें इस बार इस आदमी की स्टोरी पता चलती है। हमें एक मालती नाम की कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये आदमी मालती का ही पति पुनई था। मालती और पुनई की कहानी ये थी कि पुनई के चाचा के कहने पर उसने अपने और मालती के तीनों बच्चों को जिंदा दफना दिया था। अब मालती के यहाँ उनकी चौथी बच्ची का जन्म होता है और मालती इस बच्ची को नहीं मारना चाहती थी, यानी कि इससे पहले तीनों बच्चे लड़के थे और चौथी उसकी लड़की होती है। और ये काफी स्ट्रेंज है क्योंकि पहले के जमाने में लड़कों को यहाँ पर जिंदा रखा जाता था। खैर, अब अगले सीन में हम देवीनाथ को टोकरी को चेक करता हुआ देखते हैं। एज वो टोकरी खाली थी, वो केतकी को ढूंढते हुए जाता है और उस फल को केतकी के पैरों के नीचे पाता है। देवीनाथ को लगता है कि उस फल ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उसके बाद में देवीनाथ केतकी को फल को प्यार से बच्चे जैसे आवाज लगाकर बुलाने को कहता है और वो फल भी केतकी की आवाज सुनकर उसके पास चला जाता है। और इस हादसे के बाद देवीनाथ केतकी को प्रॉमिस करता है कि वो केतकी को उसके बच्चे से मिलवाएगा। वो उससे बोलता है कि आज एक लेविश मील बनाओ और इसके लिए केतकी मान जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो फल वहां से गायब हो जाता है और केतकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और देवीनाथ को बहुत सुनाती है। अब आगे के सीन में हम स्नेही को देखते हैं और उसका मूड आज काफी अलग था। वो तेजीमोला को अपनी माँ की साड़ी देखकर उससे शादी में जाने के लिए कहती है, लेकिन स्नेही तो आदत से मजबूर होती है। उसी साड़ी के अंदर वो एक चूहे को भी छुपा देती है और तेजीमोला को कहती है कि साड़ी को सही तरीके से वापस लाना, यानी कि अब वो उसकी पिटाई करने का एक नया तरीका ढूंढ रही थी। तभी हम पुनई की स्टोरी को देखते हैं जो कि असल में पेशे से एक मछुआरा होता है और वो हमेशा फिश पकड़ने से पहले अपने चाचा से मिलने जाया करता था और उसके चाचा प्रेडिक्ट करके बताया करते थे कि सबसे ज्यादा फिश उसको कहाँ मिलेंगी और चाचा की बात पर अग्री करते हुए उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया था। इनफैक्ट पुनई इतना मशहूर था कि जगन्नाथ जैसे अमीर लोग भी उससे ही बिजनेस करना पसंद करते थे। और इसी दौरान हम उस फल को भी देखते हैं जो कि अपने जैसे सेम फलों को देखकर उनके पास ही रुक जाता है। और इसी बीच हम तेजीमोला को अपनी फ्रेंड बॉन लतिका से पूछते हुए देखते हैं कि वो एक अजगर से शादी क्यों कर रही है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर सारी कहानियां कैसे मिल रही हैं आपस में। खैर, अब बॉन लतिका उसे इस चीज का कारण बताती है। वो ये कहती है कि एक दिन उसकी बहन चंपावती उसके पिता जगन्नाथ के साथ फार्म में टहल रही थी। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि चंपा की शादी उससे नहीं करवाई तो वो सारी फसल को खराब कर देगा। तो डर के मारे जगन्नाथ ने उसकी शादी चंपा से करने का फैसला कर दिया। लेकिन जब जगन्नाथ को ये पता चलता है कि वो कोई शख्स नहीं है बल्कि वो तो एक सांप यानी कि अजगर है। अब जब जगन्नाथ को ये पता चलता है तो वो इस बात से मुकर जाता है, लेकिन धोनेश्वरी अपनी जलन के मारे किसी तरीके से जगन्नाथ को मना लेती है। लेकिन जब ये बात रूपेश्वरी को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि वो अजगर कहीं उसकी बेटी को जिंदा ना निगल जाए। जिसके बाद हमको पता चलता है कि वो अजगर चंपावती को एक महंगा हार देकर गायब हो गया है। अब ये सब कहानी बताने के बाद में बॉन लतिका तेजीमोला को तैयार होने के लिए कहती है, लेकिन उस बास्केट के अंदर तो चूहा था जो पूरी की पूरी साड़ी को ही कुतर देता है। और ये देखकर तेजीमोला चुपचाप वहां से निकल जाती है और जगन्नाथ भी अपनी मछलियों के साथ घर आता हुआ नजर आता है। अब उसका जो खानदानी पंडित होता है ना, वो भी शादी को करवाने से मना करता है और जगन्नाथ को ये कहता है कि ये बहुत बड़ा पाप है और उन लोगों को भी ये नहीं करना चाहिए एज यूजुअल। लेकिन धोनेश्वरी कहाँ मानने वाली थी, तो वो अपने घर के नौकर से ही जो कि एक ब्राह्मण था उसको ही शादी करवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ हम पुनई और उसकी बीवी को देखते हैं जो कि अपनी नवजात बच्ची के साथ में अपने चाचा के पास चला जाता है, लेकिन मालती उसे मना करती है। तो पुनई उसको बताता है कि उसके पिता के गुजरने के बाद उसके चाचा ने ही उसकी देखभाल करी थी और 15 साल की उम्र होने के बाद उसके चाचा ने ही उसको मछली वाला कारोबार शुरू करने के लिए कहा था और उनकी ही वजह से वो इतना मशहूर बिजनेसमैन आज बन पाया है। लेकिन मालती उसकी एक नहीं सुनती और उसको ये कहती है कि उसका चाचा कोई भगवान नहीं है बल्कि काला जादू करने वाला कोई तांत्रिक है। अपने किसी फायदे के लिए वो ये सब कर रहा होगा और उसने उनके 3 बच्चों की बलि चढ़वा दी और इस बार भी वो यही करना चाहते हैं। लेकिन इस बार उसने सोचा है कि वो ये नहीं होने देगी और ये लड़की भी उसके चाचा की ही तरह उन लोगों का भाग्य बदल कर रख देगी। इसलिए उसने उसका नाम भाग्यवती रखने का फैसला किया। मगर
पुनई कुछ सुनने के मूड में नहीं था और मालती एक नाइफ अपने साथ छुपा लेती है ताकि वो चाचा को आज खत्म कर दे। इसी बीच अब एक औरत अपनी बेटी के साथ जंगल में कुछ फल को कलेक्ट कर रही होती है और जब वो औरत उन सब फलों को एक एक करके काटना शुरू करती है तब हम देख पाते हैं कि वो फल दौड़कर देवीनाथ के पैरों के पास आ जाता है, जो कि बड़ी चालाकी से उस औरत से वो फल लाकर केतकी के दरवाजे पर रखकर चला जाता है। अब डरते हुए तेजीमोला स्नेही को साड़ी के फटने के बारे में बताती है और स्नेही उससे बिना कुछ कहे ही जोर जोर से रोने लग जाती है और हम देखते हैं कि पुनई का चाचा अंधा होता है, फिर भी उसको पता चल जाता है कि पुनई की इस बार बेटी हुई है और वो पुनई से कहता है कि वो इस बेटी का नाम भाग्यवती रख दें और वो भी यही कहता है कि ये बेटी उनका भाग्य बदल कर रख देगी। और ये सुनकर मालती और पुनई को उनकी गलती का एहसास होता है और वो चाचा से माफी मांगते हैं। चाचा मालती और पुनई को आज रात उसी जगह जाने के लिए कहता है जहाँ पर पुनई ने अपने तीनों लड़कों को दफनाया था। अब हम फाइनली इस कहानी के अंदर उस आखिरी रात को देखते हैं जिसकी शुरुआत बॉन लतिका की शादी से होती है और पूरा गाँव उस शादी को अटेंड करने के लिए पहुंचता है। सेकेंडली केतकी अपनी लाइफ का बेस्ट फूड बनाने की तैयारी करती है और उस फल को कहती है कि वो उसकी माँ है और वो उससे मिलना चाहती है। ये सब देवीनाथ बाहर से सुन भी रहा था। पुनई और मालती भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां हमको दिखाया जाता है कि वो तीनों बच्चों की लाशें पुनई और मालती से ये कहती हैं कि 14 साल की उम्र का होते ही उन दोनों को मारकर सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनना वो चाहते थे, लेकिन उनके चाचा की वजह से ये नहीं हो पाया। अब ये सब सुनकर मालती काफी हैरान हो जाती है और दुखी होकर अपने पति पुनई से माफी मांगने लगती है कि उसने चाचा जी के बारे में काफी गलत सोचा था। बेसिकली ये एक तरह का मेटाफर है कि यहाँ पर ये तीनों लड़के होने वाले थे ना, वो उनको ही मारकर प्रॉपर्टी हड़पने वाले थे, लेकिन बेटी यहाँ पर ऐसा नहीं करती। अब आगे धौनेश्वरी शादी होने के बाद में बॉन लतिका से ये कहती है कि वो अपने पति से इतनी सारी ज्वेलरी मांगे जो कि चंपावती ने भी ना देखी हो, यानी कि उस अजगर से, और बोलती है कि वो उसके रूम के बाहर ही रात भर पहरा देगी और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो उस भूखे अजगर को उसके पास छोड़कर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम स्नेही को देखते हैं जो कि फुल शराब पीकर तेजी मोला को गेहूं पीसने बुलाती है और फिर एक के बाद एक बुरी तरह से तेजी मोला के दोनों हाथ और पैर घायल कर देती है। ये सब होने के बावजूद उसका मन नहीं भरता और वो दानव भी उसका कान भरता रहता है, तो आखिर में वो तेजी मोला को कूट कूट कर ही मार डालती है। जिसके बाद में अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि उस फल के अंदर से एक बच्ची आती है और केतकी उसको देखकर चौंक जाती है। तभी देवीनाथ अंदर आकर उस बच्ची जिस शेल से निकली थी उसे जला देता है और केतकी और वो बच्ची गले लगकर रोने लगते हैं। वो अजगर भी अब बॉन लतिका को जकड़ रहा होता है और वो कई बार अपनी माँ को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो लालची औरत ये बोलती है कि उसका पति उसको बहुत सारे सोने से तोल देगा। वहीं पर स्नेही गांव के बाहर तेजी मोला की लाश को दफनाने जाती है। तभी वो दानव भी उसके साथ होता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सिर्फ स्नेही ही सारे काम को अंजाम देती है और वो दानव उसकी कोई मदद नहीं करता। अब अजगर महाराज ने भी पूरी तरह से बॉन लतिका को जकड़ कर मार दिया था और ये बिना जाने कि उसकी बेटी मर रही है धौनेश्वरी गहरी नींद में सो गई थी और यहाँ पर वो सोने के सपने देख रही थी, यानी कि गोल्ड के। अब हम आते हैं सारे कैरेक्टर के साथ इस कहानियों की आखिरी सुबह में, जो कि हर किसी के लिए जिंदगी भर का सबक लेकर आई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि मालती अपने पति और चाचा और अपनी बेटी के साथ उस सुबह का आरंभ खुशी से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम धौनेश्वरी को देखते हैं जो कि अपनी भूल के पछतावे में रो रही होती है क्योंकि उसके लालच की वजह से उसकी बेटी नहीं रही। और वहीं दूसरी तरफ हमको एक और चीज पता चलती है कि स्नेही को कोई दानव वगैरह नहीं दिखता था, बल्कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया था और उससे तरह तरह के हेलुसिनेशंस आया करते थे और उसी हेलुसिनेशन के चलते उसने अपनी बेटी तेजी मोला को मार दिया। वो कोई दानव नहीं था बल्कि उसके दिमाग की उपज थी। और तेजी मोला के दफनाई हुई जगह से एक पौधा भी निकल कर आता है। तभी हम देवीनाथ को देखते हैं जो कि केतकी और उसकी बेटी को गुड बाय बोल रहा था और उनको ये कहता है कि पता नहीं उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है और वो उससे मिलने जाने वाला है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और इसका दुख उसको भी अब जिंदगी भर होने वाला है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर कहानियों के कुछ ना कुछ मतलब हैं। यहाँ पर इन सारी कहानियों को जोड़कर एक मॉरल हमको समझाया गया है। अब देखो जैसे मालती को देखा जाए तो अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, अपने चाचा को मारने के लिए भी रेडी हो गई थी। अब बात करें केतकी के बारे में तो वो अपने बच्चे की आस में अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इंतजार में ही बैठी रहती थी। और दूसरी तरफ धौनेश्वरी और स्नेही जैसी लालची माँ का भी रूप होता है जिनको अपने सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता। तो हर एक कहानी
यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये मूवी पसंद आई होगी। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, इसका लेवल भी काफी हाई है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की इंडियन या फिर रीजनल हॉरर एंथोलॉजीज को एक्सप्लेन करूँ तो कॉमेंट में जरूर लिख देना। और अगली वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी के ऊपर होने वाली है। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay